गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हम लोग को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। राइटर हैं सतीश चंद्रा। बच्चों, साउथ इंडियन एम्पायर्स की बात हो रही थी। चोल एम्पायर हम लोग पढ़ रहे थे और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था चोल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। तो बच्चों, इसमें ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था और सेकंड पैराग्राफ हम लोग जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी। चोल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था वगैरह वगैरह। द चोल स्टेट इंक्लूडेड एरिया ऑफ सेंट्रल कंट्रोल एंड लूजली administered areas under different types of local control. The state was interspersed with hill people and tribals. The basic unit of administration was the Nadu, which consisted of a number of villages having close kinship ties and other close associations. बच्चों, चोल जो साम्राज्य था, चोल जो राष्ट्र था, उसमें कई तरीके के क्षेत्र थे। जैसे कुछ जो एरिया था वो डायरेक्टली चोल एम्परर या चोल किंग के अंडर कंट्रोल में था, जिसको सेंट्रल कंट्रोल कह सकते हैं। और इसके अलावा लूजली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज़, मतलब जो सेंट्रल कंट्रोल्ड एरिया है उससे दूर दराज के कुछ इलाके जो डायरेक्टली राजा के कंट्रोल में नहीं थे। राजा के जो नुमाइंदे होते हैं, राजा के जो क्या बोलते हैं, अधिकारियों के या सामंतों वगैरह के जो एडमिनिस्ट्रेशन में एरियाज़ थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी थे जो लोकल कंट्रोल में थे, यानी ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण इलाके, जिनमें वहाँ का मुखिया या सरपंच वगैरह वगैरह की कंट्रोल में था, है ना। और चोल जो राज्य था वो कई तरह के लोगों से मिला जुला एक राज्य था, जिसमें केवल पहाड़ी पे रहने वाले जनजातीय लोग भी शामिल थे। प्रशासन का जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी नाडू। नाडू का मतलब होता है कुछ गाँव का समूह, कुछ ग्रामीण इलाकों का समूह, कुछ गांव को मिला करके जो एक ग्रुप बनता है उसको नाडू कहा जाता था, है ना। द नंबर ऑफ नाडूज इंक्रीज्ड एज फ्रेश लैंड्स वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन by means of irrigation works such as ponds, wells, etc., and by converting hill or tribal people into agriculturists. नाडू यानी ग्रामीण इलाका जो था, जिसमें कई गांव आते थे। इस इलाके को, इस ग्रामीण इलाके को बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? बहुत सारी ऐसी ज़मीन जो कि पहले जिन पर कृषि कार्य नहीं होता था, कुछ पहाड़ी ज़मीन या और मैदानी ही ज़मीन जहाँ पहले कृषि कार्य नहीं होता था, जंगलों को काट करके उसको खेती के लायक बनाना। और सबसे बड़ी बात, इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाना, जैसे तालाब वगैरह, तालाब का निर्माण करना, कुएं वगैरह खोदना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गैर कृषि, मतलब ऐसी कृषि जो भूमि जो जिस पे कृषि नहीं होती थी, उनमें भी कृषि कार्य की शुरुआत करना, ये बहुत हुआ उस समय। ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स इंक्रीज्ड, बोथ ऑफ विच हेल्प इन एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन। ब्राह्मणों को और मंदिरों को बहुत तरह के दान दिए गए और इससे क्या हुआ, कृषि का विस्तार हुआ। कृषि का विस्तार ऐसे आप सोचोगे कि ब्राह्मणों को दान देने से या मंदिरों में दान देने से कृषि के विस्तार का क्या संबंध है। तो बच्चों, क्या होता था कि ब्राह्मणों को या मंदिरों को
जो दान दिया जाता था वो कई रूप में दिया जाता था। जैसे डायरेक्टली जो है मनी यानी धन दिया जाता था। इसके अलावा राजा जो है वो ब्राह्मणों या मंदिरों को ज़मीनों का दान भी करता था। बहुत सारे इलाके या ज़मीन दान में दे देता था कि भाई इसमें आप खेती करवाइए, इस खेती से जो आपकी आमदनी होगी वो आप अपना समझिए, उससे अपना मंदिर का जो भी है खर्चा या जो भी है वो चलाइए। तो ऐसी बहुत सारी ज़मीन जी थी जो जिन पर मतलब खेती नहीं होती थी, वो राजाओं ने ब्राह्मणों मंदिरों को दान दे दी। तो मंदिर जो मंदिरों का जो एसोसिएशन होता था और मंदिर प्रशासन जो होता था वो लोग फिर उस पर खेती करवाते थे। तो इससे क्या हुआ, एक्सपेंडिंग ऑफ कल्टीवेशन यानी कृषि का विस्तार हुआ। इन द चोला किंगडम नाडूज वर ग्रुप्ड इनटू Valanadus. The Chola state was divided into 4 mandalams or provinces. Sometimes princes of the royal family were appointed governors of provinces. Officials were generally paid by giving them assignments of revenue bearing lands. बच्चों, चोल जो राज्य था उसमें जो नाडु थे वो वलनाडु में संकलित थे, यानी कई नाडुओं को मिलाकर वलनाडु बनता था। चोल राज्य जो है मुख्य रूप से उसको 4 प्रांतों में बांटा गया था जिनको मंडलम कहा गया है। और मंडलम का जो मुखिया होता था, जो प्रशासक होता था, गवर्नर, यूजुअली वो शाही परिवार या राज परिवार का कोई राजकुमार ही या रिश्तेदार ही बनाया जाता था। कभी कभी जो और योग्य राज्य परिवार राजा के परिवार से अलग कोई योग्य व्यक्ति जिसको कि राजा बहुत सही समझता था उसको भी गवर्नर बनाया जाता था। और जो अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी जो भी होते थे, उनको डायरेक्ट जो है उनको वेतन नहीं दिया जाता था, कैश या नगद भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि उनको ऐसी कृषि भूमि जिस पर कृषि होती थी और राजा टैक्स लेता था, लगान वसूलता था, इस तरह की ज़मीन दे दी जाती थी कि भैया तुम इतनी ज़मीन से जो लगान वसूल होती है वो तुम अपने पास ही रख लेना, तनख्वाह समझकर, वेतन समझकर। इस तरह से बच्चों होता था। ठीक है। The Chola rulers built a network of royal roads which were useful for trade as well as for the movement of the army. Trade and commerce flourished in the Chola Empire, and there were some gigantic trade guilds which traded with Java and Sumatra. चोल शासकों ने बहुत सारी शाही सड़कें बनाई, रॉयल रोड्स यानी बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनाई। इन सड़कों की वजह से 2 काम होता था। एक तो व्यापार के लिए सड़कें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती थीं, और इसके अलावा सेना का आवागमन भी सुनिश्चित होता था। चोल साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य का बहुत अच्छा विस्तार हुआ। ट्रेड गिल्ड्स थी यानी व्यापारियों का संगठन था, और ये कभी कभी इतने बड़े संगठन होते थे जो भारत से बाहर जावा और सुमात्रा जैसे इलाकों में भी व्यापार करते थे। बच्चों, आगे के पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।